अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर के बाद मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। आप सबको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस्लामिक हाई की सूरत-ए-हाल क्यों गंभीर जा रही है? हमने देखा कि पहले नोटिफ़िकेशन जारी हुआ, फिर अब रोस्टर भी आ गया है, फिर एक तरफ वुकला, फिर आज एक तरफ इधर 3 बार्स का इजलास हुआ है, फिर उनकी जानिब से क्या मानेंगे, क्या कहें? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज लगे हैं, 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से। हुँ। मसलन एक लाहौर हाई कोर्ट से जज गए हैं, एक सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं। ये 3 हाई कोर्ट से 3 जज आने के लिए मुल्क के 4 चीफ जस्टिस बल्कि 5 चीफ जस्टिस मुत्तफिक होते तो ये आ सकते थे। मसलन जो लाहौर हाई कोर्ट से जज आए हैं, उनके लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुत्तफिक होते और वो जज साहब मुत्तफिक होते। सिंध के लिए सिंध के चीफ जस्टिस और वो इस्लामाबाद के, बलूचिस्तान के लिए बलूचिस्तान के और वो जज साहब, और उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक होते। 5 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए हैं, तो इन जजों का तबादला हुआ है। कोई रात के अंधेरे में किसी ने किसी खुफिया मुआहदे के तहत ये जज नहीं आए। हमें ये बात समझनी होगी कि मुल्क के 5 बड़े हाई कोर्ट, 4 बड़े हाई कोर्ट्स और 1 सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस बात पर मुत्तफिक हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले करके जजेस को आना चाहिए तो ये जज आए। इसका मतलब है अदलिया के 4 बड़े जिम्मेदारान जो अदलिया के बड़े हैं, जो पाकिस्तान में अदलिया को चला रहे हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहरान इस बात का तकाजा करता है कि वहां पर जजेस को हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट से लाया जाए। अब जो लोग ये कह रहे हैं जी मोहसिन अख्तर कियानी और उनके साथ ज्यादती हुई, वो ये क्यों नहीं समझ रहे कि 5 चीफ जस्टिस इस बात पर मुत्तफिक हैं। कोई याहिया अफरीदी के अकेले मुत्तफिक होने से ये काम नहीं हो सकता। कोई आमिर फारूक के अकेले मुत्तफिक होने से ये काम नहीं हो सकता। वो आलिया नीलम के अकेले मुत्तफिक होने से ये काम नहीं हो सकता है। 5 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हुए हैं तो ये तबादले मुमकिन हुए हैं। आइन ने इन तबादलों को इतना मुश्किल बनाया हुआ है कि ये आसानी से नहीं हो सकते। मतलब 2 चीफ जस्टिस माने, जिस जज का तबादला होना है वो माने, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट माने, फिर जाकर एक जज का तबादला होगा। अब बात समझें, जिस जज का तबादला होना है पहले वो माने। आप किसी जज को उसकी मर्जी के बगैर तब्दील नहीं कर सकते। जिस हाई कोर्ट से तबादला होना है वो चीफ जस्टिस माने कि अच्छा आप मेरा जज ले लें। जिस हाई कोर्ट में आना है वो चीफ जस्टिस माने कि हाँ मैं लेने को तैयार हूं, और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट माने। तो एक जज का तबादला एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कोई आसान रास्ता नहीं है। उनमें से किसी का वोट मोशन क्या है, 5 चीफ जस्टिस जो थे वो ये इस बात पर मुत्तफिक हुए पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजों को जाना जरूरी है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेस्क्यू किया जा सके। लिहाजा वुकला की नाराजगी अपनी जगह। पहले मैं जुडिशरी के एंगल से बात करना चाहता हूं। तो जो लोग मोहसिन कियानी और सुमन और बाबर सत्तार के हक में बात कर रहे हैं, वो ये देखेंगे अकेले याहिया अफरीदी ये तबादले कर सकता था, अकेले आमिर फारूक ये तबादले कर सकता था। वो कहें जी याहिया अफरीदी और आमिर फारूक ने मिलकर ये तबादले कर दिए, गलत बात। याहिया अफरीदी और आमिर फारूक मिलकर भी ये तबादले नहीं कर सकते। इसके लिए बाकी 3 हाई कोर्ट्स के 3 चीफ जस्टिस साथ उनके मिले, उन्होंने साथ मुत्तफिक हुए, और आलिया नीलम तो 26वीं आईनी तरमीम से पहले चीफ जस्टिस बनी है। 2 चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी। एक जो कहा जा रहा है सीनियरिटी लिस्ट कैसे तब्दील कर सकते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि मुखालफिन की जानिब से सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो अपनी सहूलतकारी कर रही है, भर्तियों पर भर्तियाँ की जा रही है, हाई कोर्ट को तो इन्होंने मवेशी मंडी समझ लिया है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? और हम देखते हैं कि इसके पॉज़िटिव साइड अगर हम देखें, तो फिर तो ये भी बात आती है कि जो बैकलॉग है केसेज़ का वो भी खत्म होगा नए के आने से। इस मुतालिक आप क्या? नहीं, जो जजेस इस वक्त हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, हुँ, ये हाई कोर्ट्स इनके नाम रजिस्ट्री करते हैं, इनकी मलकियत है। जो हुँ, सुप्रीम कोर्ट में जजेस मौजूद हैं ये इनके मालकान हैं।
इनके तमाम राइट्स इन्हीं जजों के पास हैं, इनके अलावा जो आएगा उसको उसको हासिल नहीं होगी। ये कुल मालिक हैं हाई कोर्ट्स के, बाकी कोई जज आएगा तो वो गलत होगा, ये बिल्कुल सही जज है। ये किसने कहा? मेरा मतलब है कि सब जज, ये जो हाई कोर्ट से जज आए हैं, ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत लगे हैं। ये तो 26वीं आईनी तरमीम से पहले जज लगे हुए हैं। इनको तो मेरा मतलब है कि ये जो जज ट्रांसफर होकर आए हैं, ये तो 26वीं आईनी तरमीम से पहले हाई कोर्ट्स के जज लगे हैं ना। अब जो सरफराज जोकर साहब हैं, वो तो मोहसिन कियानी साहब से भी पहले हाई कोर्ट के जज बने। वो जून में बने, कियानी साहब दिसंबर 2015 में बने, वो जून में बने। तो ये लोग तो इन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस से पुराने जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं। ये मोहसिन कियानी साहब से डोगर साहब 6 महीने सीनियर हैं। तो ये कुछ 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो जज नहीं बन गए, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाए। या आप कहेंगे जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जज हैं वो नए लगा लिए और ये आईनी तरमीम के जज हैं। भाई ये तो आईनी तरमीम से पहले के जज हैं। ये उतने ही मुकद्दस जज हैं जितने मोहसिन कियानी और बाबर सत्तार हैं। ये उनसे भी मुकद्दस है क्योंकि ये उनसे भी पुराने हैं। तो ये क्या बात हुई कि ये मोहसिन कियानी कबूल है और सरफराज डोगर कबूल नहीं, दोनों एक ही प्रोसेस से जज लगे हैं। दोनों 2015 में जज लगे हैं। 2015 के जज, आपको अगर कियानी कबूल है तो डोगर भी कबूल है। सीनियरिटी का एक असूल है कि हाई कोर्ट में तो बाहमी ट्रांसफर पर सीनियरिटी खत्म नहीं होती है। ये कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट है, वही सीनियरिटी चलेगी। ये तो ट्रांसफर है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। हाँ, जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फ्रेश अपॉइंटमेंट है, आपका नया हलफ होता है, तो वो आप फ्रेश अपॉइंटमेंट गिनी जाती है। ये कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट तो नहीं है, ये तो ट्रांसफर है, सीनियरिटी तो साथ जाएगी। सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल को लेकर। तो हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर से सर उठा रही है और हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारी पाक फ़ौज है, हमारे जो फोर्सेज़ हैं, वो शाना बशाना खड़े हैं अवाम के साथ और कुर्बानियों पर कुर्बानियाँ दिए जा रहे हैं। फिर हमने देखा कि जवान हलाक हुए हैं, शहीद हुए हैं और आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान का दौरा किया, उनकी जानिब से जनाज़ों में शिरकत की गई। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? आर्मी चीफ ने दोस्तनुमा दुश्मन की बात की है जी कि सर। दोस्ती के लिबादी में जो एक दुश्मन है, वो ये सब कुछ करा रहा है। अब ये पैगाम दोस्ती दिया। के लिबादी में दुश्मन जो है वो अफ़गानिस्तान है या ईरान है। मेरे ख़्याल में आर्मी चीफ का इशारा ईरान की तरफ था, उन्होंने नाम ईरान का नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा ईरान की तरफ था। वैसे तो आज काबुल में भी एक बलोच दहशतगर्द जो है वो काबुल में मारा गया है, उसको खंजरों से मारा गया और वो मर गया है। तो एक ऑपरेशन तो कामयाब, हमने एक दहशतगर्द को आज काबुल में मारा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो ईरान के साथ है। अब ईरान इस वक़्त, ईरान के आर्मी चीफ पिछले दिनों पाकिस्तान आए थे और हम सबका ख़्याल था कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा क्योंकि ईरान पर तो इस वक़्त मुश्किल वक़्त है। ट्रंप ने और इज़राइल ने, सब ने ईरान पर चढ़ाई की हुई है। तो ऐसे में ईरान अपने हमसायों के साथ तो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहेगा और कम से कम वो जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है और सेंचुरीज़ हैं और वहाँ जो बीएलए को पनाह दी गई है, वो ख़त्म की जाएगी। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि इरानियन आर्मी चीफ के दौरे से भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और अभी भी ईरान बतौर एक सेफ हेवन बलोच दहशतगर्दों को अवेलेबल है। ये ईरान बलोच दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान भी बतौर सेफ हेवन अवेलेबल है और ईरान भी अवेलेबल है। लेकिन जो ईरान के साथ हमारा इलाका है, वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरे ख़्याल में आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान को, जिस तरह हम इंडिया को टेररिस्ट पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार ठहराते हैं, हमें ईरान को भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार ठहराते हुए उसे इंटरनेशनली चार्जशीट करना चाहिए। अब बहुत हो गया कि ईरान भाई-भाई और ये जी बड़े सेंटिमेंट्स हैं यहाँ ईरान के हवाले से और लोग बहुत ईरान से प्यार करते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, लेकिन इसकी कीमत दहशतगर्दी तो नहीं हो सकती। अगर जी। ईरान दहशतगर्दी की सूरत में इसकी कीमत लेना चाहता है तो वो तो नहीं दी जा सकती और मेरे ख्याल में अब हमें इंटरनेशनली और बेहतरीन वक्त है कि हम ईरान के खिलाफ एक टेररिज्म की चार्जशीट लेकर आएँ और उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे पेश करें। क्योंकि अगर अब हम ईरान के खिलाफ खड़े होंगे, ईरान पर दबाव बढ़ाएँगे, तो ईरान मजबूर होगा कि वो इन बलोच दहशतगर्दों को मज़ीद पनाह ना दे।
क्योंकि ईरान को समझ आएगी कि इस तरह तो पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो जाएगा और दूसरी तरफ उसके साथ दुनिया उसके खिलाफ है, तो पाकिस्तान के खिलाफ होने का उसको ज्यादा नुकसान होगा। मेरे ख्याल में अभी आर्मी चीफ ने एक मुबहम बात की है, नाम नहीं लिया, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहिए और ईरान जो दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है और सब कुछ दे रहा है, उसके ऊपर खुलकर चार्जशीट करनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे ईरान है और ईरान ने दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे को लेकर, तो हम देख रहे हैं काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं और वो कहते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल से आई हैं और अब जो सवाबी में जलसा होगा मुतहरिक हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उसको कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जो सवाबी का जलसा होगा, क्या कोई ये एक टर्नओवर होगा और ये कोई ब्रेक थ्रू होगा पीटीआई के लिए, कि क्या उनको नया जन्म मिलेगा? केपी में जलसे से उन्हें कोई नया जन्म नहीं मिल सकता। हम्म, केपी में उनकी हुकूमत है, गंडापुर की प्रोटेक्शन है, केपी में वो शेर हैं, केपी में जलसा कर लें, बड़ा कर लें, छोटा कर लें, उससे क्या फर्क पड़ता उन्हें सपोर्ट है? मिलेगी? पेशावर, हाँ, हुकूमत देखिए मुखालफत तो नहीं करेगी ना, हुकूमत तो सहूलतकारी करेगी, प्रोटेक्शन देगी, सब फैसिलिटेट करेगी, जो मांगेंगे मिलेगा। गंडापुर को रुकावट तो नहीं डाल सकते ना, जरूरत नहीं है उनके अंदर। सवाल ये है, मीनार पाकिस्तान जलसा करके दिखाएं, फैसलाबाद के धोबी घाट पे जलसा करके दिखाएं, सियालकोट में जलसा करके दिखाएं, मुल्तान में जलसा करके दिखाएं। आए ना जरा पंजाब, ये बड़े शेर बने फिरते हैं केपी में, वो शेख वकास अकरम भी केपी बैठे हैं, महादर भी केपी बैठे हैं, असलम इकबाल भी केपी बैठे हैं, जो पंजाब का लीडर है केपी बैठा है, सीएम है उसके अंदर बैठा है, इधर उधर बैठा है और केपी हुकूमत को एंजॉय कर रहा है। पंजाब आने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। आए ना जरा, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, जरा जैसी मीटिंग केपी में की है, आइए जरा, ये आपके 100 एमपी हैं पंजाब असेंबली में, आए जरा सलमान अकरम राजा साहब पंजाब के 100 एमपी इकट्ठे करके दिखाएं। आपके 40 एमएनए हैं पंजाब से, उन 40 एमएनए को इकट्ठा करके दिखाएं, एक छत तले उनकी मीटिंग करके हमें दिखाएं, हम भी देखें पीटीआई में जान है। पंजाब में तो आपके साथ आपके एमपी और एमएनए चलने को तैयार नहीं, तो यहाँ क्या तहरीक चलनी है? और पंजाब के बगैर कोई तहरीक कामयाब हो नहीं सकती। और अगर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई प्लान है जुनैद अकबर साहब का, अगर उन्हें केपी हुकूमत की हिमायत हासिल ना हुई, तो फिर तो उस चढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। वो तो हुकूमती वसाइल की वजह से सब मजबूर हो जाते हैं। सियासी जमात के एहतजाज को रोकना तो कोई मसला नहीं है। एक हुकूमत जब दूसरी हुकूमत पर हमला करती है तो उसको रोकना मसला है। अगर गंडापुर क़यादत नहीं कर रहे और जुनैद अकबर क़यादत कर रहे हैं तो अटक नहीं पार कर सकते। अटक तो पार होता है केपी हुकूमत की ताकत से, केपी हुकूमत की क्रेनों से, केपी हुकूमत की शॉर्ट गन्नों से। अगर केपी हुकूमत के वसाइल अवेलेबल नहीं तो ये अटक नहीं पार कर सकते और पंजाब में कोई चिड़िया पार नहीं मार सकती, फिर कौन सी तहरीक है? तहरीक तो अब तक जो भी हुई है वो केपी हुकूमत के सर पे हुई है। केपी हुकूमत के बगैर तो ये पार करके दिखाएं, अटक का पुल कोई पार नहीं करने देगा।